उतार लिए? देखिए, देख लीजिए, पहले बहुत सारा क्वेश्चन यही से बनेगा, देख लीजिए क्या लिखे हैं। किसी चालक का तापमान नियत हो, लिखिए ना, किसी चालक का तापमान नियत हो मतलब जितना उसका टेम्परेचर हो उतना ही हो, उससे 1 डिग्री सेल्सियस में भी कमी या तो फिर वृद्धि नहीं हो। चालक मतलब लोड के तौर पर जो हम यूज करते हैं, चालक मतलब लोड के तौर पर, जैसे ये फैन आपका लगी हुई है लोड के तौर पर है ना, वो चालक है। चालक है मतलब कुछ ना कुछ उसमें रेजिस्टेंस होगी, होगी कि नहीं होगी ना। तो क्या लिखे हैं, यदि किसी चालक का तापमान नियत हो तो क्या उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई। समझे बात को? चालक है, सप्लाई देंगे तो करंट का फ्लो होगा ही, है ना। तो क्या लिखे हैं, यदि किसी चालक का तापमान यानी लोड के तौर पर जो यूज किए हैं उसका टेम्परेचर नियत हो तो उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई दोनों सिरों में मतलब ये जो आपके लोड के तौर पर लगाए हैं रेजिस्टेंस के दोनों सिरों में जो विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर मतलब वोल्टेज, जैसे ये फैन लगी हुई है कुछ ना कुछ तो वोल्ट ले रही है कि नहीं। तो क्या कहा है, किसी चालक का तापमान नियत हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दोनों सिरों में उत्पन्न विभवांतर यानी विभवांतर मतलब भी के समानुपाती होती है। बोलने का मतलब है भी समानुपाती आई। कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं कि नहीं। बोलने का मतलब समझिए, मतलब वोल्टेज जितना अधिक बढ़ाएंगे करंट का मान उतना अधिक बढ़ेगा, वोल्टेज जितना कम रहेगा करंट का मान उतना ही कम रहेगा। पर कैसी कंडीशन में, उस चालक का तापमान नियत होना चाहिए। कैसा कंडीशन, चालक का तापमान नियत होना चाहिए। तो आप हमें बताओ, यदि कोई भी चालक का टेम्परेचर यदि नियत नहीं हो तो फिर रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ। यदि चालक का तापमान नियत ना हो तो यहां पर इसका टेम्परेचर नियत है, मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ही है। यदि 30 डिग्री से 31 डिग्री हुआ तो क्या हम उसे कह सकते हैं कि अभी नियत है? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा और 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा तो ओम्स लॉ आपका कार्य कभी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है, बताए थे। तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है और रेजिस्टेंस का मान बढ़ा मतलब करंट का मान घट जाएगा। घट गया कि नहीं? और वोल्टेज आपका पहले से बढ़ चुका है, वो करंट को घटा देगा तो फिर ओम्स लॉ आपका कार्य नहीं करेगा। इसलिए ओम्स लॉ क्या कहता है कि उस चालक का तापमान यानी टेम्परेचर नियत होना चाहिए, तभी क्या होगा, जितना हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही करंट का मान बढ़ेगा। समझ रहे बात को? तो V समानुपाती I हुआ तो V बराबर क्या IR लिख सकते हैं, क्योंकि इस सर्किट में वोल्टेज है, करंट है और रेजिस्टेंस भी है। इसीलिए नियतांक के रूप में हमने क्या लिखा, रेजिस्टेंस। R क्या है, नियतांक। समझ रहे हैं बात को? लिख सकते हैं कि नहीं, V बराबर IR लिख सकते हैं। यदि यहां से I का मान निकालना चाहे तो क्या I बराबर V बाई R लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? बोलने का मतलब है, देखिए I समानुपाती भी I व्युत्क्रमानुपाती R कह सकते हैं कि नहीं? I का समानुपाती भी कह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि करंट का मान जितना अधिक वोल्टेज का मान उतना अधिक। अरे वहां देखो यार, कहां देख रहे हैं आप? I बराबर भी R हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? यहां से यदि हम निकालना चाहे तो I समानुपाती भी कह सकते हैं कि नहीं? I व्युत्क्रमानुपाती 1/R यानी R कह सकते हैं कि नहीं? बोलने का मतलब है कि जितना वोल्टेज का मान बढ़ेगा करंट का मान बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? और जितना रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा करंट का मान क्या होगा, घटेगा। ये कौन कहता है? ओम्स लॉ कहता है। क्या कहता है? V समानुपाती I होगा, V बराबर IR होगा। बोलने का मतलब जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट का मान बढ़ेगा। समझे बात को?
यानी जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट का मान बढ़ेगा, पर जितना रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे उतना करंट का मान घटेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का कार्य क्या है? करंट को नियंत्रित करना, है ना। कभी ये नहीं कहना कि करंट को रोकना। रेजिस्टेंस का कार्य करंट को रोकना नहीं होता है। अगर रेजिस्टेंस का कार्य करंट को रोकना होता तो क्या आपका ट्यूबलाइट जलती क्या? उसका कार्य क्या है? करंट को, उसके फ्लो को कम करना, रोकना नहीं। क्या है? कम करना। तो ओम्स लॉ का जो फाइनल फॉर्मूला हमारा निकल के आता है, क्या आता है? I बराबर V/R, जहां पर V क्या है? V क्या है? विभवांतर। R क्या है? प्रतिरोध। और I क्या है? धारा। ठीक है, तो विभवांतर है, तो विभवांतर का यूनिट क्या होता है? विभवांतर का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? क्या होता है? अरे वो तो यूनिट कैसे होता है यार? प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? ओम होता है कि नहीं? ओम होता है। और धारा का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। समझे बात को? यदि कहीं पर दिया हुआ रहे 5 ओम, कितना? 5 ओम, मतलब समझ जाना है क्या चीज है वो? प्रतिरोध। यदि कहीं पर दिया हुआ रहे 5 एम्पियर, मतलब धारा। और यदि 5 वोल्ट रहा तो वोल्टेज है, विभवांतर है, विद्युत वाहक बल है। समझे बात को? उतारिए। उतार लिए? फिर से देख लीजिए एक बार। ओम के नियम क्या कहता है? यदि किसी चालक का तापमान नियत हो, है ना, देख लीजिए, यही पर याद कर लीजिए। यदि किसी चालक का तापमान नियत हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I, है ना, दोनों सिरों में उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होता है। अर्थात क्या? V समानुपाती I, V बराबर IR। यहाँ से आपका I का मान निकल के आता है I बराबर V/R। बोलने का मतलब है जितना वोल्टेज का मान अधिक होगा करंट का मान उतना ही अधिक होगा, जितना रेजिस्टेंस का मान उतना अधिक होगा उतना ही करंट का मान कम होगा, है ना। वोल्टेज किस चीज को सूचित करता है? विभवांतर को। इसकी यूनिट क्या होता है? वोल्ट, जिससे सूचित किया जाता है V से, है ना। प्रतिरोध को किससे सूचित किया जाता है? R से, इसका यूनिट होता है ओम, है ना। और धारा मतलब विद्युत धारा, किससे डिनोटेड किया जाता है? I से, इसकी यूनिट क्या होता है? एम्पियर यानी A। ठीक है, आगे लिखिए। ओम के नियम लागू। लिखे, देखिए ओम का नियम कहां कहां पर लागू होता है और कहां कहां पर लागू नहीं होता है। रैखिक और अरैखिक का नाम सुने हैं? बताइए, वहां पर बता चुके हैं। रैखिक और अरैखिक में से किसमें ओम का नियम कार्य नहीं करती है?
किसमें? अरैखिक में। और रैखिक में कार्य करती है, रैखिक मतलब रैखिक अव्यय में। ठीक है, पहली बात तो ये जानिए ओम के नियम एप्लीकेबल है, मतलब कि जहां पर लागू होती है। पहली बात कहां पर? AC और DC दोनों जगह पर लागू होती है। कहां पर? AC और DC पर एक चीज है उसमें, क्या है कि जो टेम्परेचर होगा, जो तापमान होगा वो नियत होना चाहिए। समझ रहे बात को? यदि आप चाहे कि हीटर पर ओम का नियम लगा दें, क्या लगेगा? लगेगा क्या? नहीं लगेगा। हीटर एक तरीके से आपका रेजिस्टेंस है जो नाइक्रोम वायर की बनी होती है ना। उसमें क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा? रेजिस्टेंस का मान बढ़ते जाता है और ज्यादा हीट होता है, करंट कम फ्लो करता है। समझे? वहां पर आप ओम्स के नियम का लागू नहीं कर सकते क्योंकि उसकी टेम्परेचर नियत है ही नहीं, पर बल्ब में कर सकते हैं। ठीक है, तो AC और DC में कर सकते हैं। दूसरी बात क्या? रैखिक अव्यय पर कर सकते हैं। कहां पर? रैखिक अव्यय पर। आप पूछेंगे कि रैखिक अव्यय है क्या, है ना? तो रैखिक अव्यय क्या है? एक है आपका प्रतिरोधक, एक है आपका प्रेरक और एक है आपका संधारित्र, है ना। ये सभी आपके हैं क्या? रैखिक अव्यय। रैखिक अव्यय। और इन्हीं तीनों को कहा जाता है निष्क्रिय अव्यय भी। कहा जाता है कि नहीं? यानी हमारा 4 पॉइंट बना। क्या क्या? ओम के नियम जो है AC पर लागू होते हैं, DC पर भी लागू होते हैं, है ना, पर इसका तापमान नियत होना चाहिए उस चालक का। दूसरी बात क्या? रैखिक अव्यय पर लागू होते हैं। तीसरी बात क्या? निष्क्रिय अव्यय पर लागू होते हैं। तो फिर ओम का नियम लागू कहां पर नहीं होते हैं? कहां पर लागू नहीं होते हैं? जिसकी टेम्परेचर नियत ना हो, है ना। और ऐसा होता है अर्धचालक पदार्थ में। कहां पर? अर्धचालक पदार्थ में, या तो फिर कहिए अर्धचालक में क्या जानते हैं आप? डायोड में, है ना। और तीसरी बात, ट्रांसफार्मर का नाम सुने? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसफार्मर में ओम के नियम कार्य नहीं करती है तो इंडक्टर उसमें। इंडक्टर मतलब कॉइल को ही मोड़ के बनाया गया है ना। कॉइल है ना उसमें, वहां पर आपका ओम का नियम कार्य नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? क्योंकि कोई भी ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन हो सकता है, स्टेप अप हो सकता है कि नहीं? बताइए, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर हम कनेक्शन कर देंगे, अभी प्राइमरी एक तरफ, सेकेंडरी एक तरफ, है ना। कम वोल्टेज तरफ हम कनेक्शन कर दिए और हमको ज्यादा वोल्टेज चाहिए। मान लीजिए 240 तरफ, जैसे गांव वाला ट्रांसफार्मर समझिए, 11,000 जाती है कि नहीं? आपको कितना देती है? 415 वोल्ट। यदि हम गलती से कर दिए कि 415 वोल्ट जो कनेक्शन था उसको पीछे की साइड की तरफ जोड़ दिए, तो क्या होगा? क्या आपको 11,000 देगी? समझिए बात को। घरों में ट्रांसफार्मर है, 11,000 वोल्टेज को स्टेप डाउन करके देता है। कितना करके देता है? स्टेप डाउन, यानी 415 लगभग देता है कि नहीं? यदि गलती से हम जो 415 वोल्ट जो हम लोग ले रहे हैं उसको अपोजिट में जोड़ दिए 11,000 की तरफ, क्या ट्रांसफार्मर कार्य करेगी? ट्रांसफार्मर कार्य करेगी क्या? करेगी क्या? नहीं करेगी। इसलिए जो ट्रांसफार्मर है आपके अरैखिक अव्यय है। समझे बात को? लेकिन रैखिक अव्यय प्रतिरोधक आप इधर से जोड़ो या तो फिर इधर से जोड़ो, दोनों तरफ से कार्य करेगी कि नहीं? प्रेरक यानी इंडक्टर किधरों से भी जोड़े आप, काम करेगी। कैपेसिटर यानी संधारित्र किधरों से भी जोड़े आप, वो भी कार्य करेगी। लेकिन ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं कर सकती है, इसलिए ट्रांसफार्मर को अरैखिक अव्यय के रूप में रखा गया है ना। और यही क्वेश्चन पूछा है क्या
कि ट्रांसफार्मर पर क्या ओम के नियम कार्य करती है? नहीं करती है, क्योंकि वो क्या है? एक अरेखीय अव्यय है। क्वेश्चन दिखाएंगे अभी, समझे बात को? तो ओम के नियम कहां कहां पर कार्य नहीं करेगी? अर्धचालक पर। दूसरी बात, अर्धचालक मतलब डायोड पर, ट्रांजिस्टर पर, है ना। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसफार्मर पर वो कार्य कभी नहीं करेगी। समझे बात को? उतारिए। हो गया? हो गया? हो गया? क्या फिर से बताने की जरूरत है? नहीं ना? तो ओम का नियम हमारा कहां कहां पर कार्य करेगी? एसी और डीसी पर, एसी और डीसी पर। दूसरी बात कहाँ? रेखिक या तो फिर रेखीय अव्यय पर। रेखीय अव्यय हमारे हैं क्या क्या? प्रतिरोधक है, प्रेरक है, संधारित्र है, और इन्हीं तीनों को कहा जाता है निष्क्रिय अव्यय। यानी ओम का नियम हमारा निष्क्रिय अव्यय पर भी कार्य करेगी। तो कार्य कहां पर नहीं करेगी? गैर रेखीय अव्यय, या तो फिर कहिए अरेखीय अव्यय, या तो फिर कहिए अर्धचालक। अर्धचालक मतलब कहां कहां पर? डायोड पर, ट्रांजिस्टर पर, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओम्स लॉ ट्रांसफार्मर पर कार्य नहीं करती, क्योंकि उसको अरेखीय अव्यय में रखा गया है। समझे बात को? क्वेश्चन लिखिए। एक सर्किट जिसकी पावर आपूर्ति वोल्टेज 125 वोल्ट है, और श्रेणी में संयोजित प्रतिरोध 100 ओम है, इसके लिए कुल कितने करंट की आवश्यकता होगी? कुल कितने करंट की आवश्यकता होगी? ठीक है। मतलब कि एक सर्किट है जिसमें वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं कितना वोल्टेज दे रहे हैं? 125 वोल्ट। और उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस का मान कितना है? 100 ओम। और हमें निकालना क्या है? करंट, यानी कितना करंट वो ले रही है वो निकालना है। यानी हमारे पास दिया हुआ है क्या क्या? वोल्टेज दिया हुआ है कितना? 125 वोल्ट। कैसे पता चला कि ये वोल्टेज है? क्योंकि इसका यूनिट भी है ना, वोल्ट है। दूसरी बात क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है। आर का मान कितना दिया हुआ है? 100 ओम। और हमें निकालना है करंट का मान निकालना है। तो आपको पता है, क्या पता है? ओम का नियम पता है। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है कि नहीं? V बराबर IR होता है। कहां से आया ये? ओम के नियम से। है ना, ओम के नियम से आया ना V बराबर IR। तो V बराबर IR होता है, तो क्या हम कह सकते हैं I बराबर V बाई R? कह सकते हैं कि नहीं?
तो बी का मान बिठाइए, बी का मान कितना दिया हुआ है 125, आर का मान कितना दिया हुआ है 100, तो क्या हम I बराबर 1.25 एम्पियर कह सकते हैं। नीचे 100 है तो 2 तो 0 के बाद दशमलव बिठेगा कि नहीं, बिठेगा कि नहीं, तो करंट का मान हमारा निकल के 1.25 एम्पियर। एम्पियर क्यों, क्योंकि धारा का यूनिट एम्पियर होती है। समझे बात को, ऐसे बनेगा। हो गया, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, 4 एम्पियर की एक विद्युत धारा 4 एम्पियर की एक विद्युत धारा 20 ओम के प्रतिरोधक से 20 ओम के प्रतिरोधक से प्रवाहित होती है। आरोपित वोल्टता क्या होगी। प्रवाहित होती है, आरोपित वोल्टता क्या होगी। हो गया, चलिए बना के दिखाइए। अस्सी वोल्ट सबका आ गया। आ गया। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, धारा यानी आई का मान कितना दिया हुआ है 4 एम्पियर। फिर क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है, कितना ओम है 20 ओम, है ना। तो आपको निकालना है विभवांतर यानी वोल्टेज का मान निकालना है। कौन सी सूत्र से, ओम के नियम से। क्या होता है ओम का नियम, V बराबर आई आर होता है ना। आपको V निकालने की जरूरत है, I का मान पता है, I का मान कितना है आपका 4, R का मान कितना है, क्या लिखे यहाँ पर 20 ओम, R का मान कितना है 20 ओम। तो V बराबर 20 चौके 80 हुआ, 80 क्या वोल्ट। क्यों, क्योंकि विभवांतर का यूनिट वोल्ट होता है। ये हमारा आंसर निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम, ओम का नियम किस पर लागू होती है। ऑब्जेक्टिव है, ओम का नियम किस पर लागू होती है। ए गैर रैखिक परिपथ में, ऑप्शन लिखिए, ए गैर रैखिक परिपथ में, बी केवल डीसी परिपथ में, बी केवल डीसी परिपथ में, सी केवल एसी परिपथ में। सी पर लिखिए केवल एसी परिपथ में, या तो फिर डी
AC और DC दोनों परिपथ में, डी पर लिखिए AC और DC दोनों परिपथ में। कौन सा ऑप्शन होगा? डी नंबर, सबका डी ना? हाँ, डी आना चाहिए, है ना। ये पूछा है पिछला बार का एग्जाम में, है ना, जो आपसे पहले भी लिखा ना एग्जाम, वही क्वेश्चन है। बताए थे गैर रैखिक में ओम का नियम काम नहीं करता, AC पर भी कार्य नहीं करता, केवल DC पर भी कार्य नहीं करता, बल्कि AC और DC दोनों पर कार्य करता है। इसके अतिरिक्त रैखिक अव्यय पर कार्य करता है। रैखिक अव्यय मतलब प्रतिरोधक, प्रेरक, संधारित्र, इस पर भी कार्य करता है। या तो फिर रहेगा निष्क्रिय अव्यय पर क्या करता है, तो बोलना है निष्क्रिय अव्यय पर भी करता है, क्योंकि प्रतिरोधक, प्रेरक और संधारित्र निष्क्रिय अव्यय ही है। समझे बात को? नेक्स्ट लिखिए जादुई त्रिभुज, जादुई त्रिभुज। याद करने का तरीका है और कुछ नहीं। क्या बोल रहे? तांत्रिक? अच्छा, तांत्रिक ही समझिए। देखिए करना क्या है, ट्रायंगल बनाना है, ऊपर में भी डालना है, नीचे दो टेबल बनाना है, एक में I लिखना है, दूसरा में R। समझे? VIR, समझ लीजिए बात को। कैसा रहेगा? VIR बोलने का मतलब है यदि V के बारे निकालने के बारे पूछा जाए तो क्या बोलना है? I इंटू R। एक लाइन में है कि नहीं? क्या बोलना है? I इंटू R। यदि क्वेश्चन पूछे आपसे कि I का मान यानी करेंट का मान निकालने के लिए तो क्या करना है? V बटा R। V के नीचे आ रहा है कि नहीं? क्या करना है? V बटा R, और R के बारे बोला जाए तो V बटा I, है ना। इस तरीके से याद रहेगा, इसको माइंड पर सेट कर लीजिए, ठीक है।